गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य की विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों के बारे में पढ़ने के बाद मैं आज आप लोगों को राज्यपाल पढ़ाऊंगी। जिस प्रकार भारत में केंद्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी उसी संरचना को अपनाया गया है और उसके तहत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है और कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, लगभग वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की भी होती है। लेकिन राज्यपाल जो है उसकी डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती, बल्कि राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता माना जाता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वह अपनी सेवाएं राज्यों में देते हैं। और जनरली यह परंपरा होती है कि जो जिस राज्य का निवासी है उसे उस राज्य में राज्यपाल नहीं लगाया जाता, बल्कि किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत हर राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में स्पष्टतः यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है, उसे समय से पूर्व वापस बुला सकता है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त ना कर दिया जाए। वह समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। चूँकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, इसीलिए उसे हटाने के लिए संविधान में महाभियोग जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, उसके पीछे संविधान निर्माताओं की यही मंशा थी कि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि भारत में ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें राष्ट्र की एकता बनी रहे और केंद्र सरकार मजबूत रहे। इसीलिए संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद भी राज्य की इकाइयों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अगर हम अमेरिका की व्यवस्था देखें तो अमेरिका में पूरी तरह से संघात्मक शासन को अपनाया गया है और प्योर फेडरल सिस्टम जहाँ होता है वहाँ पे केंद्र सरकारें राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। तो वहाँ पे जो राज्यों की व्यवस्था है वो राज्यों का संविधान अलग होता है, राज्यों का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति जनता के द्वारा ही की जाती है और वे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन भारत की परिस्थितियाँ, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, उस समय भारत की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि राज्यों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए। राज्यों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमने संघात्मक के साथ साथ कुछ एकात्मक व्यवस्थाओं को भी अपनाया और एकात्मक व्यवस्थाओं को अपनाए जाने का मुख्य कारण यही था कि केंद्र सरकार मजबूत रहे ताकि कोई बाहरी ताकत भारत को परेशान ना कर सके, भारत पर आक्रमण ना कर सके और भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष अपना पक्ष रख सके। भारत में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, ना कि सरकार का। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। राज्यपाल जनरली मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर कार्य करता है और मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही राज्यपाल के द्वारा लगभग समस्त कार्यों का संपादन किया जाता है।
राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति के लिए कम जो योग्यताएं हैं वह इस प्रकार है कि वह कम से कम 35 वर्ष का हो तथा केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो। यदि वह किसी राज्य विधायिका का या केंद्र की विधायिका का सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उसका पद रिक्त माना जाएगा। वह किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने की परंपरा है, लेकिन संविधान में स्पष्टतः इसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। बल्कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार की मंशा होती है और केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के विरुद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न बंदी बनाया जा सकता। अपने कार्यों को करने और शक्तियों के प्रयोग के लिए वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश की सहायता से यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल को निष्पक्ष, न्यायप्रिय, उदार व व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला एवं राष्ट्रीय एकता के संरक्षक की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। इसीलिए राज्यपाल संविधान की रक्षा करने, जनता के कल्याण तथा सेवा करने की शपथ लेते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्तों के लिए राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उनका निर्धारण संसद में बनाए गए कानून द्वारा होता है और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं को घटाया नहीं जा सकता। जब हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं तो संविधान में स्पष्टतः कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों के निष्पादन में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसी ही व्यवस्था केंद्र में राष्ट्रपति के लिए भी की गई है, पर राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति से अलग है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियाँ भी प्रदान की गई है और इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली, वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से करता है। दूसरी, वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग स्वयं विवेक के आधार पर किया जाता है। पहली वे शक्तियाँ जो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से वो करता है वो निम्न प्रकार है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को राज्यपाल में निहित करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 154 द्वारा की गई है, 154 के द्वारा की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान होता है और राज्य का समस्त कार्य जो किया जाता है वो समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किया जा सकता है। अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा वह कर सकते हैं। अधीनस्थ शब्द के अंतर्गत मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। चूँकि वे राज्यपाल के अधीनस्थ हैं, अतः उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री व उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के लिए नियमों का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह से वह मंत्रियों के विभागों का वितरण करते हैं। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है, उनके त्यागपत्र को स्वीकार करता है एवं समय समय पर मंत्रियों को चेतावनी, मंत्रणा व प्रोत्साहन दे सकते हैं। मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद की नीतियों व निर्णयों की सूचना राज्यपाल को निरंतर दे। साथ ही राज्यपाल स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं व जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्य के संवैधानिक संकट की सूचना राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है और इस प्रकार वह संघ के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल विभिन्न राज्यों के
जिस भी राज्य में राज्यपाल है वहाँ के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है तथा विश्वविद्यालय के कुलपति की वह नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बारे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं। वैसे कुलपति की नियुक्ति के लिए किसी विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि कुलपति का नाम सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाती है। राजस्थान में इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। राज्यपाल का मनोनीत प्रतिनिधि जो समिति का अध्यक्ष होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का मनोनीत प्रतिनिधि और विश्वविद्यालय सिंडिकेट द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि। यह समिति कुलपति के लिए योग्य अभ्यर्थियों का पैनल बनाती है, जिसमें सामान्यतया 3 नाम होते हैं और राज्यपाल इन नामों में से एक को चुनता है और यही व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त होता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय की चयन समितियों में राज्यपाल अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है। ज़रूरत पड़ने पर वह विश्वविद्यालयों और उनके कुलपतियों के कार्यकलापों के बारे में जांच भी करा सकता है। इन अधिकारों का प्रयोग करते समय उसे मुख्यमंत्री की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान के द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है, न राज्यों की विधायिका के द्वारा निश्चित की जाती है। अतः राज्यपाल अपनी मर्जी से इन शक्तियों का प्रयोग करता है, पर यह उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल को राजनीतिक हस्तक्षेप से विश्वविद्यालय को दूर रखते हुए उसकी स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए एवं उसकी स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यपालों को विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंध के लिए तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के साथ करता है। विधायिका शक्तियां, राज्यपाल को व्यवस्थापिका का प्रमुख माना जाता है। वह राज्य विधानसभा के अधिवेशन बुला सकता है, सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को पृथक या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। आम निर्वाचन के बाद नई विधानसभा बनने पर उद्घाटन भाषण और विशेष अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है। अनुच्छेद 176 के अनुसार हर वर्ष पहले सत्र में सदन के सत्र को वह संबोधित करता है। सत्र के समय विधानसभा के पास विचारार्थ अपना संदेश भेज सकता है और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप धारण करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं। राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और ऐसे विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित जैसा भी विधानसभा चाहे दोबारा राज्यपाल के पास अगर भेजती है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। वित्तीय विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। यदि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल उस सदन के किसी व्यक्ति को बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु सदन के सत्र में न होने पर, मतलब कोई ज़रूरी कार्य है और सदन सत्र में नहीं है, तो अनुच्छेद 213(1) के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जो होता है वो कानून की भांति ही प्रभावी होता है। ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं। इन 6 सप्ताहों के अंदर भी विधानमंडल उनमें स्वीकार नहीं करता है तो वे स्वयं समाप्त हो जाते हैं। राज्यपाल इन अध्यादेशों को पहले भी वापस ले सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, या फिर कुछ ऐसे अध्यादेश होते हैं जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल का अधिकार बहुत उपयोगी अधिकार है और सामान्य काल में तो नहीं, लेकिन आपातकाल में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है, जिसके माध्यम से राज्यपाल राज्य में अपना शासन चला सकता है। जिन राज्यों में विधानमंडलों में उच्च सदन है, उनमें राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है और ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है और इनके मनोनयन के संबंध में राज्यपाल किसी प्रकार की तथ्यों की जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कुल मिलाकर राज्यपाल अपनी मर्जी से इनको मनोनीत करता है। इसके साथ ही वित्तीय शक्तियों की बात हम करते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है, पूरक व अतिरिक्त व्यय के बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत करता है और जब तक बजट विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तब तक आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय की पूर्ति की आज्ञा दे सकता है। वित्तीय विधेयक राज्य विधायक मंडल में राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल की पूर्वानुमति से वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और जब तक बजट पारित नहीं हो जाता तब तक राज्य की जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, उसमें से व्यय किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल को राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों को क्षमा याचना का अधिकार है, दंड को निलंबित या स्थगित करने का अधिकार है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित विषयों का निर्णय भी राज्यपाल ही करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की व अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान का पूर्ण अधिकार है तथा सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। कुल मिलाकर अगर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों स्थितियों को देखें तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत डिफरेंस है। राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जब वह अपनी स्वयं विवेकी शक्तियों का अपने विवेक के आधार पर प्रयोग कर सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्य में होती है, लेकिन वो एजेंट केंद्र का होता है और ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती है तो बहुत कंट्रोवर्शियल स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल को राज्य की जो सरकार है वो अपने राज्य का प्रमुख नहीं मानती है, बल्कि राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता माना जाता है और उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मतलब बहुत अच्छे बर्ताव का मतलब ये है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री मतलब राज्य की जो सरकार है वो राज्य की सरकार आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। वैसे राज्यपाल को राज्यपाल के पद पर जब नियुक्ति की जाती है तो यह उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगा। लेकिन जब हम लोकतंत्र के दोषों की बात करते हैं तो लोकतंत्र के दोषों में ऐसा मतलब लोकतंत्र कि जब क्रियान्वयन होता है तो क्रियान्वयन में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और अगर राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रति स्वामी भक्ति नहीं रखेगा तो हो सकता है उसे अपने पद से हटा दिया जाए, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना भी राज्यपाल को करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम राज्यपाल की और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यपाल को कुछ स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनका वह प्रयोग करते हैं। राज्यपाल के स्वयं विवेकी शक्तियों को मैं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।